नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। रुक करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश का, जहां पर जल प्रलय जारी है। जोरदार बारिश के बीच राज्य में हालात ऐसे हो गए हैं कि राज्य के 12 जिलों से एक 411 गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन गांवों के लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा पर बचाव बल और सेना की मदद ली जा रही है। राज्य के बाढ़ के हालातों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा की। उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा, ताजा हालातों के संबंध में उनका बयान सुनते हैं। सप्ताह में सामान्य से अधिक वर्षा हुई और अभी तो 27, 28, 29 और 30 अगस्त को, विशेषकर 28 और 29 को दक्षिणी मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन, विदिशा बारिश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले जो बारिश मध्य प्रदेश में सामान्य से काफी नीचे थी, लेकिन अब सामान्य से 51% सीहोर जिले में अधिक हो गई, रायसेन में 38% हो गई। 24 घंटे में अकेले होशंगाबाद में 34 सेंटीमीटर वर्षा हुई और इसके कारण एक तरफ छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में, पैंच नदी और बाकी नदियों में, क्योंकि बांध सारे फुल थे, बांधों का पानी छोड़ा गया, बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। वहीं तीसरी तरफ नर्मदा जी और उनकी सहायक नदियों में भयानक विनाशकारी बाढ़ आई। इस पूरे क्षेत्र में अनेकों शहर और गांवों में पानी घुस गया, कई गांव जलमग्न हो गए। के अनेकों गांवों में पानी ने तबाही मचाई। कल परसों रात से ही हमने राहत और बचाव के काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ किए। आज की स्थिति में भी बरगी, तवा, बारना, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, इनके सारे गेट खुले हुए। तवा के अब हमने बंद किए क्योंकि कैचमेंट एरिया में पानी कम किया है। अब बारिश में कमी आई है। भारी बरसात के कारण पिछले 2 दिनों में, क्योंकि परसों रात से हमने काम प्रारंभ किया, कल दिन भर चला और रात भर भी हमारे सारे कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, एसडीएम्स, तहसीलदार, पुलिस के हमारे आईजी हो, एसपी हो, एसओ, टीआई स्तर तक के लोग हों, हमने एनडीआरएफ की टीमें मंगवाई, एसडीआरएफ और होमगार्ड्स की टीमों को सक्रिय किया। कल ही हमने एयरफोर्स से भी आग्रह किया कि एयरलिफ्ट करने की लोगों को जरूरत पड़ेगी और सबके सम्मिलित प्रयासों से। उधर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भोपाल में तेज बारिश के चलते सभी थानाओं को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्रों में अलर्ट रहें। डीआईजी इरशाद वली के निर्देश के बाद परवलिया थाना क्षेत्र में एक युवक की जान बचाई गई। जानकारी के मुताबिक परवलिया थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि पानी के तेज बहाव के चलते एक युवक को जो है वो पानी की चपेट में आ गया है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद युवक की जान बचाई गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस की जमकर तारीफ की। परवलिया सड़क, जहां पर थाना प्रभारी के पूरे स्टाफ ने युवक की जान बताते हुए
उसको बचा लिए गए, सकुच को बचा लिए गए। आइए इस विषय में नीलेश गिरीश त्रिपाठी से चर्चा करते हैं। जी गिरीश जी, आपने बताइए कैसे उसकी युवक की जान बचाई। आज सुबह रेडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे डीआईजी साहब ने और एसपी साहब ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि चूंकि हेवी रन चल रहा है भोपाल में, तो आप लोग अलर्ट रहेंगे। जो नदी नाले हैं उफान पे चल रहे हैं, उनमें ट्रैफिक व्यवस्था भी देखेंगे और अगर कोई स्थिति आती है, अप्रिय स्थिति बनती है, तो उससे निपटेंगे भी। तो हम सुबह से ही तैयार थे। गाड़ी में रस्सी वगैरह और इसके अलावा लाइफ जैकेट वगैरह हमारे पास रखा हुआ था। हम भ्रमण पे थे मुबारकपुर में, तभी सूचना मिली कि शांति इनक्लेव के पास एक नाला उफान पे और एक लड़का जो है उसमें मोटरसाइकिल के साथ बह गया है। उसका रेस्क्यू करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम तत्काल मौके पे आए और डायल 100 में भी हमारे जवान जल्दी मौके पे पहुंचे। सुशील, रंजीत और हेड कांस्टेबल विनय दांगी ने अच्छा काम करा और तत्काल लड़के को नाले में से निकाल लिया। और क्योंकि लड़का तैरना भी नहीं जानता था, इसलिए उसके साथ समस्या थी और नाला उस समय बहुत उफान पे था। लड़के का नाम क्या था नीलेश जी? लड़के का नाम राहुल बघेल था। वो यहीं शांति इनक्लेव का रहने वाला है। पुल पर पानी तेज़ था और वो पुल पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल बह गई। अब तो मौके पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए हैं और अगर ऐसी कोई स्थिति फिर निर्मित होती है तो हम लोग उसको निपटने के लिए तैयार हैं। ये थे हमारे साथ थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी जी। यहाँ पर इनने बताया है कि पूरा स्टाफ के साथ पूरे उसको युवक को बचा लिया है। आइए मैं दिखाता हूँ। यही वही नाला है जहाँ पर युवक बह गया था। उसके साथ एक गाड़ी भी थी, गाड़ी सभी उसको बचा लिया गया है और सकुशल बचा लिया गया। थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी ने अपनी पूरे स्टाफ के साथ तो बचाते हुए उसको तत्काल बचा लिया गया है। एनबी न्यूज़ से कय्यूम पठान, कैमरामैन कालू खान के साथ। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से तमाम नदी नाले उफान पर हैं। वहीं कई गांव से शहर का संपर्क टूट गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। होशंगाबाद के लगातार हो रही बारिश, बांधों का पानी छोड़ा गया, जिससे नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वहीं जब लोगों ने कुछ राहत की सांस ली, तब उनका सब कुछ उजड़ चुका था। जब उसका स्तर नीचे गिरा, लोगों के मकान, दुकान सब डूब चुके थे। कुछ लोगों ने वाहनों को अपना आशियाना बना लिया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से पीड़ितों को कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। वहीं पीने के पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे पीड़ितों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और भी कुछ हमारे साथ महिला हैं इस वार्ड की, और देखेंगे क्या कुछ इन लोगों की प्रशासन की तरफ से मदद हुई है। और लोगों में तो काफ़ी कुछ आक्रोश देखा जा रहा है और इसके साथ हम उन महिलाओं से भी बात जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की। भैया खाने दाने से बहुत परेशान है, पानी बहुत भरा है हमारे घर में और सब बच्चे बड़े हैं पानी में। क्या करें, भूखे प्यासे, कुछ सहायता करो हमारी सरकार से, बोलो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इंदिरा सोनी है। ऐसी बाढ़ आपने ऐसा पानी कब देखा था? 7 साल पहले देखा था। 2013। हाँ। क्या उस समय चुनाव वगैरह भी थे? हाँ, चुनाव था ना। तो क्या कह सकते हैं, कुल मिला के देखा जाए चुनाव थे तो इस कारण सारी मदद हुई थी पिछले? हाँ, थोड़ी हुई थी, गल्ला मिला था, पैसे मिले थे 5-5 हजार रुपए। तो इस वर्ष यदि चुनाव नहीं है तो चुनाव नहीं होने के कारण कुछ मदद नहीं मिल पाई? अभी कुछ नहीं मिलेगा। आप करो, सरकार क्या मदद कर रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो समझ में आ रहा है कि चुनावी फंडा, यदि चुनाव होता तो लगातार लोगों की मदद होती, और चुनाव नहीं है तो लोगों की मदद नहीं हो पा रही है। होशंगाबाद से एनबी न्यूज़ के लिए अनिल यादव। अब बात महामारी की। देशव्यापी महामारी कोरोना संक्रमण से नेता अभिनेता कोई भी हो, इससे अब तक बच नहीं पाया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अगले 4 दिन के लिए आइसोलेशन में चले गए हैं। दरअसल उनके ओएसडी और पीएसओ को कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी खुद दी है। एहतियातन सीएम ने भी खुद को आइसोलेट करने का निर्णय लिया है। सीएम बघेल ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। हालांकि सीएम की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन सीएम सावधानी के तौर पर 4 दिन के लिए खुद को लोगों से दूर रख रहे हैं। साथ ही उन्होंने जनता से भी एहतियात बरतने की अपील की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को भी राज्य में 1157 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कोरोना वायरस से पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब तक 28,390 तक पहुंच गई है। वहीं अब मुख्यमंत्री ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया गया है एहतियात के तौर पर, और ट्वीट करके उन्होंने जिस तरीके से जानकारी दी है, साथ ही जनता से भी आग्रह किया है
कि कोरोना महामारी के बीच वो खुद को जो है वो सुरक्षित रखें और सावधानी बरतें। आज देर शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, क्योंकि सीएम हाउस में कोरोना की दस्तक के बाद अब जिन लोगों से सीएम ने पिछले दिनों मुलाकात की है, उनसे भी छत्तीसगढ़ से हमारे मुख्य संवाददाता जरीन सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जरीन, जिस तरीके से राज्य में कोरोना से संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, अब सीएम हाउस तक इसकी दस्तक हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है इस संबंध में? जी सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें, शुरुआत से थोड़ा सा शुरू करते हैं। 31 मई तक आंकड़े जो कोरोना पॉजिटिव मरीज के थे वो सिर्फ 70 थे, 70 मरीज, जिसमें से रिकवर होने का परसेंटेज 100% था। तब तक कोई भी मौत नहीं हुई थी। लॉकडाउन खुलता है, तमाम तरह की सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जाती है, सरकार के द्वारा भी ढील दी जाती है, लोगों द्वारा लापरवाही की जाती है। हालात ये पहुंच जाती है कि अब एक दिन में, कल की अगर बात करें तो 1,500 से ज्यादा संक्रमित मरीज आ रहे हैं और ये दायरा जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, खासतौर से राजनेताओं की तरफ ये फैला है। आज सीएम भूपेश बघेल के सीएम हाउस में ओएसडी और उनका पीएसओ 2 संक्रमित पाए गए हैं और इस वजह से सीएम भूपेश बघेल अपने आप को 4 दिनों के लिए आइसोलेट कर लिए हैं। यहीं पे ये बात नहीं रुकती है। मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय में कल 47 लोगों के पॉजिटिव मिलने पे हड़कंप मच गया। आनन फानन में मंत्रालय को भी बंद करना पड़ा। उसके बाद अगर बात करें राजभवन की, तो राजभवन भी पहले से कोरोना की चपेट में आ चुका है। राज्यपाल जो है वो भी क्वारंटाइन हो चुकी है। तो ये जो भयावह स्थिति बन गई है, 251 मौतें अब तक हो चुकी है जी, और अब 1000 से ऊपर आंकड़े प्रतिदिन आ रहे हैं। कल के 1,500 थे, आज अभी तक आंकड़े जारी नहीं हुए। ऐसे में जरीन, क्या लगता है कि सरकार लॉकडाउन को लेके जो है वो यू टर्न लेगी, फिर से कर्फ्यू लगाएगी? जी, ये काफी अच्छा सवाल है आपका। सब ये सवाल आपका ही नहीं है, सारे छत्तीसगढ़ में जो लोग निवास कर रहे हैं सारे लोगों का सवाल है कि क्या लॉकडाउन अब लगाया जाएगा। और सरकार लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। वजह साफ है कि राजस्व को लेके होने वाली हानि, लेकिन अभी सही माकूल वक्त अभी है कि लॉकडाउन अभी लगाया जाए ताकि कोरोना की महामारी को रोका जा सके। चलिए जरीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से अब राज्य में महामारी और एक तरफ दूसरी तरफ कुदरती और आसमानी आफत दोनों ही विकराल रूप ले चुकी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा, जिस तरीके से जेईई नीट को शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए निःशुल्क परिवहन व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही इस प्रवेश परीक्षा, जैसे कि आईआईटी, जेईई, नीट परीक्षा के परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक लाने और उनकी वापसी के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिला कलेक्टरों को जारी निर्देशों में परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जिला कलेक्टरों को इसके लिए जिला नोडल के अधिकारी नियुक्त करने, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और जिला परिवहन कार्यालय में इस संबंध में समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद यूं ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर का, जहां उद्योग मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण बस्तर अंचल की आराध्य देवी दंतेश्वरी माई के नाम किए जाने की मांग की। सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर के जनप्रतिनिधियों और बस्तर वासियों की इस मांग पर सहमति जताई और जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण दंतेश्वरी माई के नाम किए जाने की बात कही। इस दौरान उद्योग मंत्री के साथ बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं जनप्रतिनिधियों ने नगरनार में निर्माणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील प्लांट का निजीकरण किए जाने का विरोध किया और इस मामले में सीएम को ज्ञापन भी सौंपा। उधर छत्तीसगढ़ के कोरबा के सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर को लेकर जिले के 2 बीजेपी नेता आमने सामने हो गए। दरअसल पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर की पहल पर गरीबों को सस्ते में इलाज और स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से समिति के सदस्यों और अन्य लोगों के सहयोग में हॉस्पिटल की शुरुआत की गई, जिसके संरक्षक खुद ननकीराम कंवर और बीजेपी नेता देवेंद्र पांडे हैं। अब पूर्व गृहमंत्री के बेटे और जिला पंचायत सदस्य संदीप कंवर ने आरोप लगाया है कि इस हॉस्पिटल के सदस्य बनाने के नाम पर उन्होंने 20 लाख रुपए का सहयोग किया था, लेकिन अब उन्हें सदस्य नहीं बनाया जा रहा, जिसे लेकर वो अपना पैसा वापस मांगने देवेंद्र पांडे के घर पहुंचे, जहां उन्हें देवेंद्र और उनके बेटे ने बंधक बनाकर पीटा। इस मामले में उन्होंने रामपुर चौकी समेत अजाक थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज की है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता देवेंद्र पांडे ने उनके आरोप है कि संदीप कुमार द्वारा घर में घुसकर उन्हें गाली दी गई, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने रामपुर चौकी में की है। इस बारे में पूरे विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व गृहमंत्री के पुत्र संदीप कंवर बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगते दिख रहे हैं। रामपुर चौकी में कल 2 पक्ष आए थे। इसमें एक संदीप कंवर है और एक पक्ष शिवम पांडे और देवेंद्र पांडे, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काउंटर अपराध दर्ज किया है। घटना इस तरीके की थी कि इनका कुछ पुराना लेन देन का मामला है, जिसमें संदीप कंवर और देवेंद्र पांडे के घर गए हुए थे और वहाँ पर फिर कहा सुनी हुई है, किसी में हाथापाई हुई है और दोनों के खिलाफ काउंटर अपराध दर्ज किया गया है। विवाद की क्या स्थिति बताया सर? क्या जी? विवाद का कारण क्या? विवाद का कारण कुछ पुराना पैसे का लेन देन का मामला है दोनों के मध्य में। और सृष्टि नाम की समिति बनाया, सोसाइटी बनाकर ना कार्य को आरंभ किया, तो समिति में बहुत से आदमी लोग सदस्य बनने के लिए पैसा भी दिए, लाखों रुपए दिए सदस्य बनने के लिए। उसमें मैं भी था, मेरा भाई भी था, मेरे मामा हैं और जितने बाजी कार्यकर्ता हैं वो सब ने सदस्य बनने के लिए पैसा दिया लाखों में। तो इसका निर्माण कार्य चालू हुआ, अस्पताल बन गया, चालू हो गया। अब ये धीरे धीरे चलते गया। उसके बाद बीच में कृषि मंत्री से तो 1.5 साल के लिए बाजी पद से उतर गए थे। उस समय अस्पताल का काम मतलब इलाज चालू नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद बाजी गृह मंत्री बने, तो फिर उसका निर्माण कार्य चालू करके अस्पताल को चालू किए, लोगों को सदस्य बना के चंदा करके, और इस तरह से अस्पताल चालू हो गया। उसका नर्सिंग कॉलेज भी चालू हो गया, जहाँ नर्स की शिक्षा दिया था नर्सिंग का। और अपना अस्पताल चल रहा था। उसके बाद फिर अब बीच में बाजी विधायक के चुनाव हार गए थे, तो इसे वो बढ़िया डॉक्टर साहब अपना चला रहे थे, यादव है और पटेल है। बीच में फिर अभी ये हो गया बाजी मंत्री विधायक बने, तो किसी तरह चल रहा था। बाद में फिर देवेंद्र पांडे के मन में ये आ गया कि मैं इसको अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लूँ, और उन्होंने डॉक्टरों को तनख्वाह देना बंद कर दिया पिछले 1 साल से, और तनख्वाह भी नहीं दिया 1 साल से उनको। और अभी सुनने में आया कि पूरे स्टाफ को हटा दिया
और सृष्टि हॉस्पिटल को किसी किराए में देने के फिराक में। वहीं छत्तीसगढ़ में बेमेतरा के नवाबगढ़ ब्लॉक में सुखाताल पंचायत रोजगार सहायिका के अनियमितता का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आवास मजदूरों को मजदूरी न मिलने के कलेक्टर और जिला सीईओ से शिकायत की गई थी। वहीं जिला सीईओ ने जांच के लिए पंचायत में टीम को भेजा, जहां पर आवास मजदूरों को बुलाकर चर्चा की। आवास की पहली किस्त के साथ मजदूरों को 5,200 रुपये की भुगताना मिलना बताया गया। कुछ मजदूर को 7,000 रुपये भुगतान हुआ। वहीं रोजगार सहायिका का कहना है कि पहली किस्त की राशि का भुगतान हो चुका है, दूसरी किस्त लेंटर डलने में के बाद होगी, जिसका पैसा आ गया है। तीसरी किस्त आवास कंप्लीट होने पर मिलेगा, जिसमें मजदूरों का किस्तों में पूरा भुगतान होगा। वहीं जांच टीम ने इसकी फाइल सीईओ को सौंप दी है। वहीं जिला सीईओ रीता यादव ने मामले में दस्तावेज जाँच कर कलेक्टर को सौंपे हैं। कितना दिन पहले काम किए थे? आज से कितना दिन पहले किए थे? 17-18 काम 17-18 का वास आए। समस्या ये है कि अभी तक हमारे लेबर परमिट अभी तक नहीं मिला है साहब, और मिल ही के कई बार बोले भी आज तक से हमारा लेबर परमिट नहीं मिले साहब, और 90 दिन हम लोग काम किया है, और उसके बाद फिर उसके पास गया था, वो फिर मिलेगा बोलता है, आज तक अभी तक मिला नहीं है साहब। और आया साहब उसके पास बार बार गिरा रहे हैं, और उसके बाद अभी तक समाधान हमको मिल नहीं रहा है। तो आज जो अधिकारी आए थे उनके सामने गए थे, क्या बोले उन लोग? उनको बोला साहब कि हमारे लेबर परमिट नहीं मिला है, हमको हम मजदूर आदमी हैं, और हम छत्तीसगढ़ में बीते दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जिले के अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं। शहर के निचले इलाकों और नदी नालों के किनारे घरों में पानी भर गया है। वहीं जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने संयुक्त रूप से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बता दें कि कलेक्टर ने अधिकारियों को बाढ़ से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर बारिश के कारण स्थिति गंभीर हो जाती है और जानमाल का खतरा हो तो तत्काल उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाएगा। लगातार 48 घंटे हुई बारिश के बाद जो है नदी के किनारे बसे ग्रामीण और गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसके मद्देनज़र बलौदाबाजार एसपी और कलेक्टर की सामूहिक टीम ने सलिया घाट इलाके की निरीक्षण किया और जायजा लिया, और साथ ही साथ वो उस बाढ़ पीड़ित लोगों का हर संभव मदद करने की बात कही है। कैमरामैन अखिल के साथ राजू निराला, एएनबी न्यूज़ भिलाई। उधर नक्सल मोर्चे पर बेहतर समन्वय बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुलिस ने आला अधिकारियों की अंतर्राज्यीय बैठक राजनांदगांव जिले के सीमावर्ती सल्लेबार थाना क्षेत्र में संपन्न हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कबीरधाम और एमपी बालघाट जिले के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में वर्तमान में नक्सल गतिविधियों और भविष्य में ज्वाइंट ऑपरेशन की क्या रूपरेखा होगी, इस पर चर्चा हुई। बैठक में राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक डी श्रावण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन गोरखनाथ बघेल, सीमा से लगे थानों के थाना प्रभारी और दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों के आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश में खाद्यान्न की कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। इस मामले में रीवा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे कालाबाजारी रोकने वालों के बीच में हड़कंप मच गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज सुरेंद्र कुमार जैन ने हनुमना सीधी रोड पर नवगाम टोल नाके के पास 2 ट्रक आपस में खाद्यान्न पलटी करते वक्त पाए गए, जिन्हें संदिग्ध गतिविधियों में नजर आने के बाद चेक किया गया। जानकारी के मुताबिक सीधी जिले के चुरहट समिति के 420 बोरी खाद्यान्न कालाबाजारी करने के लिए हनुमना के रास्ते यूपी ले जाई जा रही थी, जिससे 210 क्विंटल गेहूं बरामद हो पाया है। आरोपियों पर कई मामलों के तहत कार्रवाई दर्ज की गई है। खाद्यान्न सीधी जिले के चुरहटी समिति का होने के कारण कलेक्टर सीधी को सूचना दी गई है। हनुमना रोड पर टोल नाके के पास मैंने देखा कि 2 ट्रक पीठ से पीठ लगाकर आपस में चिपके खड़े हैं और उसके आसपास कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटी मुझे दिखी, तो मैंने अपना वाहन रोककर और उनसे पूछताछ की, तो मैंने ये पाया कि ट्रक क्रमांक MP 53HA 2096 जो कि मुकेश साहू का ट्रक है, सीधी जिले का रहने वाला है। दूसरे ट्रक क्रमांक MP 20HB 1690 में
शासकीय सप्लाई का गेहूं ट्रांसफ़र कर रहा था, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। अतः दोनों ट्रक जब्त कर लिए गए हैं। 420 गेहूं की बोरियां, जिसमें 210 टन गेहूं, 210 क्विंटल गेहूं है, उसको जब्त कर लिया गया है। यह पूछताछ पर मालूम चला है कि यह ट्रक विशंबर प्रसाद गुप्ता का था, जिसे लाल बहादुर गुप्ता लेकर आया था, और दलाल कैलाश केसरवानी निवासी टिकुरिया टोला सतना, इसके माध्यम से यह सौदा तय हुआ था। यह माल आगे स्वास्तिक रोलर मिल रामनगर बनारस सप्लाई किया जाना था। यह शासकीय सप्लाई का गेहूँ है, जो कि सीधी जिले का है। इसे इसकी सूचना दी गई, सीधी कलेक्टर को भी इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अब बस इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।